अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बीपीएससी के इम्तिहानात के हवाले से है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से की जाती है, चाहे वो असिस्टेंट का हो या असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का हो या रिसर्च असिस्टेंट का हो। कोई भी पेपर हो बीपीएससी का 16 ग्रेड का या 17 ग्रेड का, जिसके सिलेबस में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स ये कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है, इस हवाले से ये लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसको गौर से देखें, सुने। सबसे पहली बात, ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ आकर रुक जाते हैं कि बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से की जाए। ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से हम पढ़े, हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमें लिखना नहीं आता है। तो इन सारे सवालात के जवाबात इस लेक्चर में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी बीपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट का हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैनी स्टूडेंट्स कीप आस्किंग हाउ शुड वी प्रिपेयर, वी कांट राइट। अक्सर व बेशतर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें, हमें तो ना लिखना आता है ना हम लिख सकते हैं। मतलब कि जब हम लिखने बैठ जाते हैं तो हमारे आइडियाज़ फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, इसका जवाब बहुत ही सादा सा सिंपल सा है। वो है लेक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी बात, सबसे जो मेन इशू है आप लोगों का जो मेन इशू है वही है ये लेक ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ना ही आप लोग रीडिंग करते हैं, ना ही आप लोग जो लिखने की मशक करते हैं। ठीक है, लेक ऑफ प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होता किसी भी इम्तिहान में। Most students don't actually prepare, they wait, they think, then suddenly, when only a few days are left before the exam, panic starts. वो क्या करते हैं आप लोग कि सिर्फ सोचते रहते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढूं मैं। जब आप एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा कि एग्ज़ाम्स में कुछ दिन रह जाएंगे, आप जो है ना फटाफट सिलेबस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक दो टॉपिक्स देखेंगे, और उस टाइम तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने पहले से तैयारी की नहीं होती है। और अचानक आप सिलेबस उठाते हैं कि ये टॉपिक है, मैं इसकी तैयारी कहाँ से कैसे करूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि अक्सर बेशतर आप लोगों ने सुना होगा, तबलीगी हजरात भी यही कहते हैं, ठीक है, कि मौत से पहले मौत की तैयारी। आप लोग एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें। जब अचानक 2 या 3 दिन रहते हैं या 2-3 हफ्ते रहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तब आप जो है ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इस सूरत हाल में ना ही आपको कुछ याद आएगा, ना ही आप पढ़ पाएंगे। रिमेंबर वन थिंग क्लियरली, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखें, थिंकिंग इज़ नॉट प्रेपरेशन, एक्शन इज़। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग एक्शन भी लिया करें, आप लोग पढ़ भी लिया करें। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको कामयाब होने के, मतलब कामयाबी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप किस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपका जो कामयाबी है वो यकीनी हो जाएगा। इसमें हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल, बी अ गुड रीडर, ठीक है, सबसे बड़ी और पहली बात। कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग का हो, ठीक है, सीएसएस का हो, पीएमएस का इम्तिहान हो, किसी भी शोबे में कोई भी इम्तिहान हो, ठीक है, चाहे आप मदरसा पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते नहीं, ठीक है, आप जब रीडर नहीं हैं, तो फिर लाजिम सी बात है आप किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली और जो बड़ी बात है वो है बी अ गुड रीडर। आप लोगों ने क्या करना है कि मुताले की आदत डालनी है अपने आप में। आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीडिंग करें, ठीक है, जितना भी हो सकता है। बुक्स तो आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं, कोशिश करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके सिलेबस से रेलिवेंट हो, ठीक है, बजाय कोई नावल पढ़ने के या कोई एक पाकिस्तान अफेयर्स का
करंट अफेयर्स का कोई एक बुक उठाकर आप पढ़ ले, ठीक है। नावल तो आजकल हर एक पढ़ता रहता है, ठीक है। ये जो कौन होता है, बहुत मशहूर नावलिस्ट है, उमैर अहमद है, कौन है, ये पाकिस्तानी जो नावलिस्ट होते हैं, भाई इनकी नावलों में कुछ नहीं रखा होता, ठीक है। आप अपना शौक़ पूरा कर ले, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ऐसे बुक्स पढ़ें कि वो आपके सिलेबस से रेलिवेंट हो, ठीक है, ताकि आपको इम्तिहान के हवाले से भी वो बुक्स आपकी मदद करें। बिफोर एनी एग्ज़ाम यू मस्ट बी अ गुड रीडर। सबसे पहले आपने एक अच्छा सा मतलब रीडर बनना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है, सबसे पहली बात ये हुई, ठीक है। रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। ये जो दाना है ना, एक दाना का कौल है कि रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। भाई ये जो रीडिंग है ये दिमाग के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे जिस्म के लिए वर्जिश। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि रीडिंग की अहमियत क्या है। जस्ट लाइक द बॉडी बिकम्स वीक विदाउट एक्सरसाइज, द माइंड बिकम्स डल विदाउट रीडिंग। जैसे कि आपका जिस्म, ठीक है, बगैर एक्सरसाइज की जब आपका जिस्म वीक हो जाता है, वीक पड़ता है, तो सिमिलरली जब आप पढ़ते नहीं हैं तो आपका जो दिमाग है वो कमज़ोर रह जाता है, आपके आइडियाज़ कमज़ोर होते हैं, ठीक है, आपकी थिंकिंग जो है ना नैरो हो जाती है, शैलो हो जाती है। रीडिंग हेल्प्स यू। रीडिंग क्या करता है, जब आप पढ़ते हैं आपका जो दिमाग होता है, ठीक है, आपके ख़यालात कुशादा हो जाते हैं, आपके ख़यालात वसी हो जाते हैं। सबसे पहले आप पढ़ लिया करें। अभी मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है, यकीन माने आप, इंग्लिश ग्रामर उन्होंने ज़िंदगी में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। आप उनको ग्रामर के रूल्स आप उनसे पूछ ले, या उनको आप कहे कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है, ये फ़लाना सेंटेंस है, उनको नहीं आएगा, लेकिन लिखते वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद ऐसे लोग देखे भी हैं जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, लेकिन उनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता। सबसे बड़ी वजह इस बात की, इसकी अहम वजह ये है कि वो लोग पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। अभी हमारे एकेडमीज़ में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एकेडमीज़ हो हमारे, एक उनमें बोसीदा और आउटडेटेड ट्रेंड चल रहा है कि जब कोई बच्चा एकेडमी में दाखिला ले लेता है, ठीक है, एकेडमी में बच्चा जब दाखिला ले लेता है तो फिर उसको क्या करते हैं ये लोग, डायरेक्ट उसको, जब वो क्लास में दाखिला लेता है उसको बताते हैं कि भाई सबसे पहले आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं। ग्रामर में अब ऐसे ऐसे पेचीदा कॉम्प्लेक्स जो है ना रूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे एरियाज़ होते हैं, बच्चे को डायरेक्ट वो लोग ग्रामर पर लगा देते हैं। सिमिलरली बच्चे की क्या करते हैं, बच्चा जो होता है, जो एकेडमी में दाखिला लेता है, वो कंफ्यूज होकर रह जाता है कि भाई ये ग्रामर तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आ रहा। नतीजतन जो भी बच्चे के दिमाग में पहले से कुछ आइडियाज़ होंगे या जिसको शौक़ होगा इंग्लिश पढ़ने का, उसका दिल वहाँ से टूट जाएगा कि ये क्या भला है, ग्रामर है ये वो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के साथ साथ आपका इंग्लिश ग्रामर खुद ब खुद इम्प्रूव होता जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है, ठीक है, जब किसी को कार चलाना नहीं आता, ठीक है, उसको बाइक चलाना नहीं आता, आप जो है ना क्या करते, डायरेक्ट उसको ट्रक पर बिठा देते कि भाई आप आ जाए ट्रक चला ले। जब बच्चा है, न्यू न्यू बिगिनर है, ठीक है, उसको इंग्लिश पढ़ने का शौक़ है, उसने अभी तक रीडिंग किया नहीं है, आप डायरेक्ट उसको ग्रामर पर लगा देते हैं, तो फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। मेरा मकसद यही है, सबसे पहले आप लोग पढ़ा करें, मतलब रीडिंग का जो हैबिट है, ठीक है, उसको आप लोग अपना लें। जब आप लोगों का जो रीडिंग है ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश ग्रामर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब बतदरीज उसमें जो है ना बेहतरी आती जाएगी। आपका ग्रामर, आपका इंग्लिश, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे। ग्रामर की अहमियत से बिल्कुल भी कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे पहले आप ग्रामर पढ़ें, सबसे पहले आप रीडिंग करें, रीडिंग की आदत है जो वो अपने आप में डाल ले, फिर उसके बाद आप ग्रामर के रूल्स भी पढ़ें, ग्रामर के बुक्स भी आप पढ़ें। तो बात यही हुई कि रीडिंग हेल्प्स यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अच्छा सा रीडर बनना है, आपने पढ़ना है, ठीक है, ख्वाह चाहे वो
रोज़ाना की बुनियाद पर आप 1-2 चैप्टर्स ही क्यों ना पढ़ते हो, बस आप पढ़ा करें। बिल्ड आइडियाज़ रीडिंग क्या करता है, आपके जो आइडियाज़ होते हैं उनको बनाने में मददगार होता है। इम्प्रूव वोकेबलरी, आपका जो वोकेबलरी होता है, जो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं उसको इम्प्रूव करता है। देखिए, जब आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद आपके जो वोकेबलरीज़ होते हैं, आपके पास इंग्लिश वोकेबलरीज़ वो ख़ुद ब ख़ुद बढ़ते चले जाएंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वोकेबलरीज़ भी रट्टा लगा कर याद करते हैं, ये भी एक गलत अप्रोच है। आप रीडिंग करें। जब आप रीडिंग करेंगे, आपके पास जब कोई एक आपको लगता है कि एक नया अल्फाज है मेरे लिए, मुझे इसका मीनिंग नहीं आता, आप उसको डिक्शनरी में आप पहले उसको हाईलाइट करें, फिर अपने लिए एक नोटबुक बना लें, फिर उसका जो मीनिंग होगा डिक्शनरी में उसको तलाश कर ले, फिर अपने नोटबुक में अपने पास लिख ले, आपका वोकेबलरी भी इम्प्रूव होता जाएगा। अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आप रीडिंग करते हैं तो कोशिश करें तवज्जो के साथ पढ़ा करें। जब आप तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं, आपको एक सेंटेंस अच्छा लगता है तो आप कोशिश करें उसको नोट कर लें, उसको कॉपी करने की कोशिश करें कि हाँ भाई, ये जो राइटर है इसने बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस तरतीब दिया है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, मुझे भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। लर्न हाउ आर्ग्यूमेंट्स आर डेवलप्ड, जब आप रीडिंग करते हैं, करने के साथ साथ जब आप तवज्जो से देखते हैं, तवज्जो के साथ जब आप पढ़ते हैं तो आपको ख़ुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो दलाइल होते हैं, वो कैसे डेवलप्ड होते हैं, आपके आइडियाज़ किस तरीके से डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, क्लियरली आप जो है ना सोचा करें, लॉजिकली आपका जो दिमाग है थोड़ा थोड़ा बहुत आप उसको इस्तेमाल करें, कोशिश करें। A student who reads daily never struggles with content in the exam, जो भी बच्चा पढ़ता है एग्ज़ाम में उसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो पूछते रहते हैं, हम कंफ्यूज है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, हमें लिखना नहीं आता। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये है कि वो लोग पढ़ते नहीं है। जब वो लोग पढ़ते हैं, जब कोई बच्चा पढ़ता है तो फिर इम्तिहान हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई इम्तिहान हो, उसको लिखने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, जो कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, नो डेली राइटिंग प्रैक्टिस, आप लोग लिखते नहीं हैं। अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे साथ क्लास लिया है, हमारा ग्रुप उसको ज्वाइन किया हुआ है पहले से, वो बखूबी ये बात जानते होंगे कि हम लिखने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देते हैं। ठीक है, आप पढ़ा करें, पढ़ने के बाद लिखा करें। स्टूड सॉरी सीरियसली ओनली इन द लास्ट फ्यू डेज़, जब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आखिरी दिन जब आखिरी अय्याम रह जाते हैं एग्ज़ाम के, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर पढ़ते हैं। सपोज़ 10 दिन बचे आपके एग्ज़ाम से और आप जो है ना पढ़ रहे हैं कि भाई मुझे अब इम्तिहान पास करना है, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। वही डायलॉग है, ठीक है, वही बात है, मौत से पहले मौत की तैयारी। आप लोग एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, रीडिंग करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओवर थिंकिंग बट टेकिंग नो एक्शन, आप लोग क्या करते हैं कि सोचते ज़्यादा हो, इतना सोचते हो कि नतीजतन आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल डल हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग अब जो है ना सुन्न हो चुका है, इसमें कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा कि आप लोग सोचते ज़्यादा हो, एक्शन नहीं लेते। आप क्या करें, एक्शन ले लें, आप सोचने के बजाय तैयारी करें। मेकिंग प्लान्स बट नेवर एग्जीक्यूटिंग देम, आप क्या करते हैं कि प्लान तो बनाते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उन पर आप अमल नहीं करते। रिलाइंग ऑन गैस वर्क इंस्टीड ऑफ प्रेपरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से इसको सुन लीजिएगा आप लोग। रिलाइंग ऑन गैस वर्क इंस्टीड ऑफ प्रेपरेशन, आप क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं, ऐसे इकबाल के शाहीन मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि जब इम्तिहान में एक हफ़्ता रह जाता है, वो कहते हैं सर आप हमें
कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के नाम बता दे ताकि हम तैयारी करें जो पेपर में आ सकते हैं या पेपर में आएंगे। तो लाजिम सी बात है भाई, एग्ज़ामिनर मुझसे तो नहीं पूछेगा कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस मैं पेपर में दे दूँ। तो ये जो अप्रोच है आप लोगों का गैस वर्क वाला जो अप्रोच है, ये बिल्कुल ही एक फ्लॉप और ग़लत अप्रोच है। एक अच्छा सा एस्पायरेंट क्या करता है, मौत से पहले मौत की तैयारी, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करता है। वो पढ़ता है और सही माने में जो है ना पढ़ता है, मेहनत करता है। फिर उसको गैस वर्क की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी से पूछता भी नहीं है कि आप मुझे कुछ टॉपिक्स बता दें जो एग्ज़ाम में आएंगे। भले कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स, कुछ डोमेन्स हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि आप ये जो थीम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, करप्शन है, डेमोक्रेसी है, आप इन थीम्स की जो है ना तैयारी करें, हर डायमेंशन में कोशिश करें इसको कवर करें, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बहरहाल ये जो गैस वर्क, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला अप्रोच होता है, ये बिल्कुल ग़लत है। आप अपने आप को हर हवाले से तैयार करें, इस तरीके से आप अपने आप को तैयार करें कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जब आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। सक्सेस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आप लोग मुतमईन रहे। ये जो इम्तिहान पास करना होता है, बीपीएससी का चाहे इम्तिहान हो, किसी भी इम्तिहान हो, उसको पास करने के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। जो लोग इम्तिहान पास करते हैं वो भी हमारे तरह के, आप लोगों की तरह के लोग होते हैं, उनके पास भी एक दिमाग होता है, उनके पास भी दो आंखें होते हैं, ठीक है, उनके भी दो हाथ होते हैं, आपके भी दो हाथ है। आप अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल ना करें, सिंपली आप रीडिंग करें, रीडिंग करने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करें, ग्रामर का कोई एक अच्छा सा किताब पढ़े, पॉलिटिक्स के ऊपर किताब पढ़े, डेमोक्रेसी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के किताब पढ़े। जब आपने जो है ना 5-6 किताबें पढ़ लिए, कवर कर लिए, फिर आपकी जो जब आपका जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छा है, तो फिर आप कोई भी इम्तिहान हो आप उसको पास कर सकते हैं। There is no rocket science in passing BPSC or any competitive exam. The formula is simple: read, write, repeat, stay consistent. सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद लिखना है, लिखने के बाद बिल्कुल इसको रिपीट करते रहना है, कॉन्सिस्टेंट रहना है, ठीक है। आप लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग कॉन्सिस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। क्या करते हैं आप लोग, बस ऐसे ही 1-2 दिन पढ़ लिया, फिर आपका जो रूटीन है आप उसको भी भूल जाते हैं। तो इस तरह ना करें, कॉन्सिस्टेंट रहें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो 3 से 4 दिन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो क्या कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। भाई आपने 2-3 दिन पढ़ लिया तो 2-3 दिन में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? आपका जो इंग्लिश है वो कैसे इम्प्रूव होगा 2-3 दिन में, या 1 महीने में कैसे इम्प्रूव होगा? आप लोग इसलिए भी, आप लोगों का दिल टूट जाता है तैयारी से, आप लोग इसलिए भी उकता जाते हो कि आप लोग 1 महीना या 2 महीने पढ़ लेते, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट नहीं रहते। रिमेंबर कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, एक दिन में कामयाबी बिल्कुल नहीं आती। कामयाबी जो है ना, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, सिलसिले दर्जे ब दर्जा, दर्जे ब दर्जे इसके दर्जे होते हैं कामयाबी के, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्रोसेस है, आप लोग कोशिश करें कंसिस्टेंट रहे। If you read regularly and write consistently, you can crack any exam. जब आप रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे वो CSS हो, चाहे वो BPSC का कोई एग्ज़ाम हो, आप उसको पास कर सकते हैं आसानी के साथ। टैलेंट हेल्प्स बट कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं इंतहाई ज़हीन, इंटेलिजेंट, कैपेबल लोग होते हैं, लेकिन जब आप उन पर एक नज़र दौड़ाते हैं तो वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। हालांकि वो ज़हीन भी होते हैं, वो पीछे किस वजह से रह जाते हैं, इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि वो ज़हीन तो है, लेकिन वो उनमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी पाई जाती है, ठीक है। आप आप एक ज़हीन बंदे को बिठा लें, एक डल बंदे को बिठा लें, ठीक है। एक जो है ना इंतहाई शार्प माइंडेड है, एक इंतहाई मतलब ऐसा है बेचारा कि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इतना उसको आता नहीं है।
वो क्या करता है, जब वो डल माइंडेड बंदा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है, लेकिन रेगुलर रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। और वो जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो पढ़ता नहीं है, बस अपने जो है ना इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ना वो उसको बस बड़ा गरूर है कि भाई मैं तो ज़हीन हूँ, इम्तिहान पास कर जाऊँगा। लेकिन जो डल बंदा है जब वो कंसिस्टेंट रहता है वो जो है ना उसको बीट कर जाता है जो इंटेलिजेंट होता है। आपकी जो काबिलियत है ये बिल्कुल फ़जूल है जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी नहीं होते तब तक आप नाकाम होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रीडिंग हैबिट्स, ठीक है, आप क्या करें, मेक रीडिंग अ डेली हैबिट इवन इफ़ इट्स फॉर 30 to 45 मिनट्स। आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने लिए एक छोटा सा रियलिस्टिक गोल सेट करें, भले आप 30 मिनट ही पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ा करें, डॉन के एडिटोरियल्स, डॉन के ओपिनियंस पढ़ा करें। इसके अलावा जो JWT का मैगज़ीन आता है हर महीने, आप इसको पढ़ा करें, इसमें सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमी के, रिलीजन के, हर हवाले से इसमें टॉपिक्स मौजूद होते हैं। आप न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं दुनिया के हालात हाज़िरा से आप लोग बाखबर रहते हैं। एसेज आप लोग पढ़ा करें, हम क्या करते हैं आप लोगों के साथ सैम्पल एसेज शेयर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप उन एसेज को पढ़ा करें, आप गौर करें कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब ये जो शॉर्ट ऐसे होता है इसको लिखने में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बमुश्किल 5 से 6 पैराग्राफ्स पर आप ये मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसके बॉडी पैराग्राफ्स, एक इसमें कंक्लूजन आ जाता है। हम एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एसेस को, शॉर्ट एसेस को, कि शॉर्ट एसेस किस तरीके से लिखते हैं, आउटलाइंस किस तरीके से लिखते हैं। हम ऐसे राइटिंग को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे कि भाई आपने आउटलाइंस बनाने हैं, आपने शॉर्ट एसेस लिखने हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे चलकर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वालिटी आर्टिकल्स आप लोग पढ़ा करें, ठीक है, टॉन के आर्टिकल्स पढ़ा करें, दी न्यूज़ के आर्टिकल्स पढ़ा करें। ये जो कुछ मैगज़ीन्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स और ये जो दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन होता है, आप इसको पढ़ा करें। फास्ट एग्ज़ाम आंसर्स आप लोग क्या करें, जो फास्ट पेपर्स होते हैं इनको ज़रूर पढ़ा करें। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक कैंडिडेट था, मैंने उसका ग़ालिबन एक वीडियो देखा था। वो कह रहा था कि मेरा जो प्रैक्टिस था राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। मैंने क्या किया था कि CSS के जितने भी पास्ट पेपर्स थे, एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ बुक्स पढ़े थे, लेकिन इतने ज़्यादा बुक्स नहीं मैंने पढ़े थे जितने जो है ना एस्पायरेंट्स पढ़ते रहते हैं। वो कह रहा था मैंने क्या किया कि पास्ट पेपर्स को प्रिंट करके उनको अटैम्प्ट करना शुरू किया। डेली मैं तकरीबन 2 पेपर्स अटैम्प्ट करता था और उसने पहले ही अटैम्प्ट में CSS क्लियर किया हुआ था। आप लोग क्या करें, पास्ट पेपर्स उठा लें, पास्ट पेपर जब आप उठा लेंगे उनको आप प्रिंट करें, प्रिंट जब आपने कर लिया फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये भी कामयाबी की एक बड़ी कुंजी है। आप लोग इसको जो है ना टेक फॉर ग्रांटेड ना लें, इस बात को आप लोग इग्नोर भी ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग पास्ट पेपर्स को उठाकर देख लें, उनको सॉल्व करें। स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो आप पढ़ा करें। पाकिस्तान अफेयर्स की बुक पढ़ा करें। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए एक अच्छी सी किताब है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, सईद अहमद बट BPSC के एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। और पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी, ये भी एक अच्छा सा किताब है, लेकिन इसमें अक्सर प्री पार्टीशन के टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ट्रेंड आजकल BPSC का चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें प्री पार्टीशन के टॉपिक्स बहुत कम आते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के मौजूदा दौर के टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। डेली रीडिंग शार्पन्स योर माइंड एंड प्रिपेयर्स यू साइलेंटली फॉर एग्ज़ाम्स। जब आप रीडिंग करते हैं, अगेन मैंने कहा कि रीडिंग 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 क्या करता है कि आपको इम्तिहान से पहले तैयार करता है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड आंसर स्ट्रक्चरिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लिखते हैं तो कोशिश करें आपका जो स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का वो बेहतरीन होना चाहिए। रीडिंग alone इज़ नॉट इनफ, यू मस्ट राइट प्रैक्टिस। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, लिखना भी है।
सपोज़ आपने 1-2 चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर आप क्या करेंगे कि आपको जो भी समझ आ गया, 2 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उसको अपने ओन वर्ड्स में दोबारा लिख के उसको समराइज़ करें। आपका इंग्लिश भी बेहतर होता जाएगा, रीडिंग की जो हैबिट है वो भी बेहतरीन हो जाएगा। शॉर्ट आंसर्स लिखा करें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितना भी हो सकता है आपसे जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें। ये 2 चीज़ें बस अगर आपने पकड़ लिए ना, रीडिंग के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें जब आपने पकड़ लिया, इस रस्सी को जब आपने मजबूत से पकड़ लिया, तो यकीन करें चाहे वो CSS हो, चाहे वो PMS हो, चाहे वो BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको बिल्कुल आसानी के साथ आप उसको पास कर सकते हैं। ऐसे पढ़ा करें, ठीक है। इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स, ऐसे का जो इंट्रोडक्शन आप होता है, आप उसको पढ़ा करें कि भाई ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे का कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाता है। लर्न प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर। जब आप लोगों के साथ बुक्स शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ सैम्पल एसेज, पैराग्राफ्स जब आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो आपने क्या करना है, उनको देखना है, गौर से उनको नोट करना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है। ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बॉडी पैराग्राफ्स, उसका कंक्लूजन। लर्न प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर। हमने पिछली बार जो एड मिस्ट्रेस की जो तैयारी करवाई थी स्टूडेंट्स को, यकीन माने हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको पैराग्राफ तक लिखना नहीं आता था, लेकिन हमने क्या किया, आंसर राइटिंग पर हमने बहुत ज़ोर दिया। तकरीबन हफ्ते में हम 2 मॉक पेपर्स भी उनसे ले लेते थे। नतीजतन क्या हुआ कि वो लोग जो पैराग्राफ तक लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने सेशन के एंड तक इतना उन्होंने इम्प्रूव कर लिया था कि कोई भी आंसर जब उनके सामने आ जाता था, वो आसानी से उसको क्या करते थे, लिखते थे, और बेहतरीन अंदाज में लिखते थे। हम क्या करते थे, उनके मॉक पेपर्स भी ग्रुप में शेयर करते थे। इंशाअल्लाह ताला इसी सेशन में भी यही होगा। हम आपको मॉक पेपर्स देंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों का मॉक पेपर होगा, आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, भेजना है। फिर हम जो बेहतरीन मॉक पेपर होगा, जिसने अच्छे अंदाज में लिखा होगा, उसका पेपर हम ग्रुप में शेयर करेंगे। आप उसको नोट कर ले, उसके देखे कि किस तरीके से आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। ये यही क्वालिटीज़ हो गए, ठीक है। लर्न प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, जो आंसर का स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा जाता है उसको आपने सीखना है। क्लियर इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। लॉजिकल बॉडी पैराग्राफ्स, जो बॉडी पैराग्राफ्स की जो लॉजिकल सीक्वेंस होती है, वो किस तरीके से होता है, आपने उसको भी सीखना है। आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स देना है अपने पेपर में। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, आपका जो कंक्लूजन है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर एंड एक्सप्रेशन, 3 ये जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 चीज़ें, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। सबसे पहले आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, आपका ग्रामर दुरुस्त होना चाहिए। आपका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। योर इंग्लिश डजेंट नीड टू बी फैंसी बट इट मस्ट बी करेक्ट। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को भी लेकर के, हमने जो है ना कैसे इंग्लिश लिखना है, कैसे वोकेबलरीज अपने इस्तेमाल करने हैं, अपने राइटिंग में इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको ये एक नॉवलिस्ट नहीं है कि आप पेपर में लिखेंगे और फैंसी फैंसी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें आपका जो लैंग्वेज होगा उसको बिल्कुल आप सिंपल, सादा और वाज़ा रखें। आपका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा उसको बेहतरीन बनाएं, मगर अपना जो राइटिंग है, जो आपका इंग्लिश है, जो आपका वोकेबलरी है, आप उसको सिंपल रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो डॉन न्यूज़ के जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं या इंटरनेशनल ऑथर्स होते हैं उनके राइटिंग्स पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज उठाकर अपने राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। भाई, एग्ज़ामिनर के पास कोई डिक्शनरी तो नहीं होता, वो इतना गौर से उसको चेक नहीं करेगा कि बस उसके पास डिक्शनरी पड़ा हुआ है। आपके फैंसी जो अल्फाज है उस पर वो गौर करेगा, हर एक अल्फाज को डिक्शनरी में देखेगा।
उसके पास इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ामिनर के पास कि जो है ना वो उसको पढ़ा करे। आपने अपना जो लैंग्वेज होगा उसको सिंपल सादा रखना है, जो एक्सप्रेशन आपका होगा उसको भी बेहतर करना है, ठीक है। इंग्लिश एक्सप्रेशन के लिए एक अच्छी सी किताब मौजूद है, सन्ड्री रिफ्लेक्शंस बाय प्रोफेसर मंजूर मिर्ज़ा। इसमें जितने भी शॉर्ट एसेज है इसमें मौजूद है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे आपका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बेहतरीन होता जाएगा। एक इंतहाई बेहतरीन किताब है और बीपीएससी के अक्सर जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट या प्रोवर्बियल एसेज होते हैं, वो अक्सर इसी बुक से भी लिए जाते हैं। आप लोग इसको पढ़ा करें, इंतहाई हेल्पफुल बुक है, ठीक है। क्या करना है आपने, तो आपका जो इंग्लिश होगा उसको आपने सिंपल रखना है, इतने बड़े बड़े फैंसी वोकैबलरी आपने इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। आपका जो इंग्लिश होगा कम से कम इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। सादा रखिए उसको, मगर इतना भी सादा ना रखिए उसको कि जो है ना मिडल और मैट्रिक के जो बच्चे लिखते हैं ऐसा लिखे, इस तरह भी ना करें। फोकस ऑन ग्रामर, अपने ग्रामर के ऊपर फोकस करें, सेंटेंस फ्लो के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसके ऊपर फोकस करें, अपना एक्सप्रेशन बेहतर बनाए, क्लियर बनाए, सिंपल एंड इफ़ेक्टिव लैंग्वेज। भले आपका जो लैंग्वेज है वो सादा हो मगर इफ़ेक्टिव हो, मुहस्सर हो। कंटेंट, एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, ये जो आप देख रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन, अक्सर लोग पूछते हैं भाई ये पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये क्या भला होती है। सादा सा एक सिंपल सा इसका जवाब है। प्रेजेंटेशन आप क्या करते हैं, जब आप लिखते हैं अपने आइडियाज़ को किस तरीके से आप तरतीब देते हैं, अपने आइडियाज़ को आप पेपर पर किस तरीके से उतारते हैं, इसी को पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब मैंने एक चीज़ और नोट किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका इंग्लिश भी बेहतरीन है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी उनका बेहतरीन है, लेकिन जो उनका पेपर प्रेजेंटेशन होता है वो इंतहाई नाकिस होता है। जब आपका ग्रामर अच्छा होता है, एक्सप्रेशन अच्छा होता है और पेपर प्रेजेंटेशन आपका पुअर होता है तो आप क्या करते हैं, फेल होते हैं। इसी वजह से आपने देखे होंगे बहुत से काबिल और लायक लोग होते हैं, अच्छे से इंग्लिश लिखते हैं लेकिन अक्सर बेशतर पेपर्स में फ़ेल हो जाते हैं। वो फ़ेल क्यों होते हैं, उनका पेपर प्रेजेंटेशन पुअर होता है, नाकिस होता है। आप ऐसा करें, लिखा करें, ठीक है, अपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाएं। जैसे कि आंसर में आप हेडिंग्स देंगे, ठीक है, उसमें आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर इंट्रोडक्शन का आप उसमें हेडिंग देंगे, बाकी जो आंसर के पार्ट्स होंगे उनके आपने हेडिंग्स देने हैं। आप कोशिश करें जो आपके जनरल आंसर्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप हेडिंग्स दे दिया करें। ऐसे के अंदर तो हेडिंग्स नहीं आता, लेकिन जो आपके दूसरे आंसर्स होंगे, जनरल आंसर्स होंगे, आप कोशिश करें उनमें आप आंसर्स के अंदर हेडिंग्स ज़रूर दे दिया करें। अक्सर बेशतर लोग इस वजह से भी फेल होते हैं, उनका हालांकि उनका इंग्लिश बेहतरीन होता है, एक्सप्रेशन बेहतरीन होता है, ग्रामर बेहतरीन होता है, लेकिन उनका पेपर प्रेजेंटेशन पुअर होता है। भले आप जो है ना एक खत्तात ना बने, लेकिन कोशिश करें, इतना आप कोशिश करें कि आपका जो लिखा हुआ आंसर है कोई भी जब उसको पढ़े तो उसको आसानी से समझ आ सके, वो आसानी से उसको पढ़ सके। अब कुछ लोगों की जो राइटिंग होती है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इस वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। जब आपका पेपर प्रेजेंटेशन नाकिस होगा, पुअर होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा, जो पेपर जो चेक करता है वो क्या कर जाता है, वो इरिटेट हो जाएगा। जब वो एक पैराग्राफ पढ़ेगा आपका जो पेपर है उसको उठाकर साइड पे ऐसे फेंक देगा कि भाई इसने किस तरीके से लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। इन एग्ज़ाम्स थ्री थिंग्स मैटर इक्वली, कंटेंट, व्हाट यू नो, ठीक है, कंटेंट आप क्या जानते हैं, एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्लेन इट, आप किस तरीके से अपने आइडियाज़ को उनको पेश करते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार किस तरीके से करते हैं, प्रेजेंटेशन, हाउ यू राइट इट, कंटेंट क्या है, व्हाट यू नो, क्या आप जानते, आप क्या जानते हैं, इसको हम कहेंगे कंटेंट, एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्लेन इट, आप अपने आइडियाज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस कर जाते हैं, उसको आप कैसे कागज़ पर उतारते हैं, उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। प्रेजेंटेशन क्या है कि हाउ यू राइट इट, आप किस तरीके से लिखते हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने।
आपने पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से क्या करना है कि एडिंग्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नीट हैंड राइटिंग, आपका जो हैंड राइटिंग है वो क्लियर साफ़ सुथरा होना चाहिए। काट कूट से काट छाँट से आप इसमें परहेज़ करें। प्रॉपर स्पेसिंग, जो आपके अल्फाज होंगे, आपके वर्ड्स होंगे, उनके दरमियान आप एक मुनासिब स्पेस रखें। क्लियर पैराग्राफ्स, आपके पैराग्राफ्स क्लियर होना चाहिए। बहुत बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैंने देखे हैं कि ये जो प्रॉपर स्पेसिंग है इसको बहुत से लोग बहुत सीरियस लेते हैं। वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में, जो आपने अक्सर नोट किया होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं, वो एक बार जब पेपर उसमें 20 या 22 पेजेस होते हैं उनको ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी दूसरा आंसर शीट मांगते हैं। तो एग्ज़ामिनर भी हैरान रह जाता है कि भाई ये तो बहुत इंतहाई काबिल बंदा है, लेकिन जब आप इसका जो पेपर होता है उसको आप पढ़ेंगे तो उसने हर लाइन में 2 से 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है? इतना उसने स्पेस दिया होता है। इस तरह भी आप ना करें, मुनासिब स्पेस रखें अपने अल्फाज के बीच। क्लियर पैराग्राफ्स, आपके पैराग्राफ्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अ वेल प्रेजेंटेड पेपर क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन इंस्टेंटली। आपका जो वेल प्रेजेंटेड पेपर होता है, एग्जामिनर के ऊपर इसका बहुत ही इंतहाई अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर के ऊपर। जब आप जो है ना खूबसूरती से लिखेंगे, प्रॉपर जब आपने हेडिंग्स दिए होंगे, ठीक है, तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा, उसको पढ़ेगा भी, उसको चेक भी करेगा और बोलेगा भाई ये तो बहुत ही लायक स्टूडेंट है, लायक बंदा है, आपको अच्छे से मार्क्स भी देगा। जब आपने जब आपका राइटिंग साफ़ सुथरा ना हो, आपने जो है ना कांट चांट एक लफ्ज़ आपने लिखा है फिर उस पर उसको आपने काट किया है, तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा, हालांकि आपका जो इंग्लिश होगा वो भी सही होगा, आपका ग्रामर भी सही होगा, लेकिन एग्ज़ामिनर क्या करेगा, जब एक पैराग्राफ पढ़ेगा तो क्या करेगा, आपका पेपर साइड पर फेंक देगा कि भाई इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ऐनक लगा कर इसका पैराग्राफ पढूँ। मेक अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जो आपके लिए आसान हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। डोंट मेक अ टाइम टेबल यू कैन नॉट फॉलो, ऐसा टाइम टेबल आप हरगिज़ ना बनाए जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो क्या कहते हैं, यूट्यूब पर कासिम अली शाह के जब लेक्चर्स देखते हैं तो इंतहाई जज्बात में आ जाते हैं कि भाई हमने क्या करना है, दिन में हमने 13-14 घंटे 12 घंटे हमने ज़रूर पढ़ना है। वो क्या करेंगे, जब एक दिन पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनका जो मोटिवेशन होगा वो धड़ाम से ऐसे गिर जाएगा। तो ऐसा भी आप अपने लिए कोई मुश्किल सा रूटीन शेड्यूल ना बनाएं जो आप फॉलो ना कर सकते हो। बस दिन में आप कोशिश करें 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ा करें, ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हैं। बी रियलिस्टिक, आपने रियलिस्टिक रहना है, ठीक है। ऐसे गोल्स ना बनाए जो आप फॉलो ना कर सकते हो, ऐसा शेड्यूल आप ना बनाए जिसको आप फॉलो ना कर सकते हो, ठीक है। स्टडी डेली, रोज़ाना की बुनियाद पर आपने पढ़ना है। कीप टाइम फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए भी आपने एक अलायदा सा वक़्त अपने साथ मुख्तस करना है। लर्न फ्रॉम पास्ट पेपर्स का आपने मुताला करना है, उनको देखना है। पास्ट पेपर्स आर गोल्ड, ये जो पास्ट पेपर्स होते हैं ये गोल्ड होते हैं, ठीक है। दे हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्ज़ाम ट्रेंड्स, जब आप पास्ट पेपर्स का मुताला करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपको समझ भी आ जाएगा कि ट्रेंड्स आजकल क्या चल रहे हैं पेपर्स में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इन द एग्ज़ाम, आपने क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट ये इंतहाई अहमियत का आमिल एक नुक्ता है, इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो उसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं पेपर में कि जो ऐसे होता है उसको इतना लंबा खींचते हैं बाकी आंसर्स के लिए, उसके पास टाइम नहीं होता, इस वजह से नतीजतन वो लोग फेल हो जाते हैं। आपने टाइम मैनेजमेंट देखना होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है, आप अपने लिए एक अलहदा आप वक्त आप मुख्तस करेंगे कि भाई मैंने इस आंसर को इतने मिनट में मैंने लिखना है। कोशिश करें पेपर में सारे सवालात आपने हल करने हैं। जब आप एक भी आंसर अगर आपसे रह जाएगा, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं होगा, तब आप फेल हो जाएंगे।
Many students fail not because they don't know answers, but because they mismanage time. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि इंतहाई काबिल होते हैं, वो फेल होते हैं। फेल क्यों होते हैं? इस वजह से फेल होते हैं कि उनको आता तो सब कुछ है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से वो फेल हो जाते हैं। अपना टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, नतीजतन वो लोग फेल हो जाते हैं। आपने प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें, एक टाइम कंडीशन के अंदर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एग्ज़ाम है 3 घंटे का है। आप जब मॉक पेपर देंगे, जब आप पास्ट पेपर्स का मुताला करेंगे, कोशिश करें अपने लिए 3 घंटे का एक टाइमर सेट करें, ठीक है। जब आप टाइमर सेट करेंगे 3 घंटे का, कोशिश करना है आपने कि 3 घंटे के अंदर अंदर सारे सवालात आपने हल करने हैं। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बेहतरीन होता जाएगा। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन, ठीक है। आपने मुस्तकिल मिजाज रहना है। ये जो मोटिवेशन आता है ना, ये मोटिवेशन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। मोटिवेशन की जो मियाद होती है बहुत बहुत मुख्तसर होता है। आपने कंसिस्टेंट रहना है। मोटिवेशन कम्स एंड गोज़। मोटिवेशन क्या करता है, वो आता जाता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। स्टडी इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। आपने पढ़ना है, ठीक है, चाहे जैसे भी हालात हो भाई, कोशिश करें पढ़ा करें। सेल्फ इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। जब आप लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, आपने कोई एक आंसर लिखा है, कोशिश करें उसको आप ख़ुद चेक करें। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब है। यूट्यूब एक मुकम्मल एक यूनिवर्सिटी है आपके पास, ठीक है। इधर उधर आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, कोशिश करें आप उसको ख़ुद इवेल्युएट करें। आजकल इतने टूल्स आए हुए हैं। आफ्टर राइटिंग प्रैक्टिस, चेक योर मिस्टेक्स। आपकी जो मिस्टेक्स होंगी आप उनको चेक करें, दोबारा उनको ना दोहराएं, आप नोट करें। जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं उसको टैली करें अपने पिछले पैराग्राफ के साथ, और इनका जो है ना मवाजना करें कि पहले पैराग्राफ में आपकी कौन कौन सी गलतियाँ थी। आज जो आपने पैराग्राफ लिखा होगा इसमें क्या क्या गलतियाँ मौजूद है मौजूद होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने मिस्टेक से, एक सीरियस एस्पायरेंट अपने गलतियों से सीखता है। और छुपे रुस्तम लोग क्या करते हैं, गलती को बार बार दोहराते हैं। आप छुपे रुस्तम ना बने, एक सीरियस एस्पायरेंट बने, एक अच्छा सा बच्चा बने। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। एक दिन में कोई भी अफलातून नहीं बनता। तो आप कोशिश करें, एक प्रोसेस होता है उसको लेकर चले, उसके प्रोसेस के साथ चले, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आप लोग इंशाल्लाह इम्प्रूव करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि पास्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पास्ट पेपर्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है। जुलाई 17 2025 में ये पेपर कंडक्ट हुआ है वुमेन डिपार्टमेंट में, और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का ये पोस्ट आया हुआ था। इसका पेपर गुजरा है, ठीक है। आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। आपने पास्ट पेपर्स का मुताला ज़रूर करना है हर हाल में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे सामने असिस्टेंट का पेपर है। बेसिकली असिस्टेंट का जो सिलेबस होता है, इसमें आपने एक इंग्लिश ऐसे लिखना होता है, एक उर्दू ऐसे लिखना होता है, और पाकिस्तान अफेयर्स के आपने 4 या 5 से क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने होते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है इंग्लिश का। इंग्लिश का ऐसे आपने लिखना होता है, 250 अल्फाज से लेकर 300 अल्फाज पर मुश्तमिल आपका ऐसे होता है। अब आजकल जो बीपीएससी जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो एक नया ट्रेंड भी है। जब आप 2022 के, 2021 के, 2020 के असिस्टेंट के पेपर जब आप देखेंगे, उनका मुताला करेंगे, तो आपको नज़र आया होगा कि पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन में
पार्टीशन से पहले के सवालात बहुत मौजूद थे उसमें। प्री पार्टीशन के हवाले से सवालात बहुत आ जाते थे, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, 1857 की जो जंग आज़ादी है वो, उस तरह के सवालात उसमें आते थे। आजकल पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात दो डोमेन में फॉल कर जाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान अफेयर्स और एट द सेम टाइम वो करंट अफेयर्स के डोमेन में भी आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख ले, वाई पाकिस्तान ऑफन इंडिपेंडेंट ऑन आईएमएफ सपोर्ट। ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान हमेशा आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है लोन के लिए क्यों। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि एट द सेम टाइम ये करंट अफेयर्स का भी एक सवाल है और पाकिस्तान अफेयर्स का भी सवाल है। जब पहले बीपीएससी में पेपर्स होते थे असिस्टेंट के, पाकिस्तान अफेयर्स के अक्सर व बेशतर क्वेश्चंस प्री पार्टीशन के एरिया से आ जाते थे, और बीपीएससी के असिस्टेंट के पेपर में आजकल जो हमारा ऐसे पेपर होता है, चाहे वो उर्दू का ऐसे हो चाहे वो इंग्लिश का ऐसे हो, वो भी करंट अफेयर से आता है। आपने क्या करना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स, आपने करंट अफेयर्स को लाजमी टच करना है। टच नहीं बल्कि करंट अफेयर्स के साथ आपने टच रहना है। हमेशा आपने न्यूज़पेपर्स का मुताला करना है, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो रिसर्च पेपर्स आया होते हैं, आपने उनका मुताला करना है। जब आप उनका मुताला करेंगे असिस्टेंट का पेपर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पार्ट 1 है इंग्लिश ऐसे, ठीक है। इसमें 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने एक मजमून लिखना होता है। 20 नंबर होते हैं इस ऐसे के। पहला जो ऐसे है हमारे पास, डिस्कस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन चाइना द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मुस्लिम वर्ल्ड, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। आप लोग इसको देख ले, गौर से आप लोग देख ले, ये करंट अफेयर्स का सवाल है और ये ऐसे भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है ये इसको डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन चाइना द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है आजकल इसमें एक बैलेंस है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो चाइना को भी खुश रख रहा है और अमेरिका को भी खुश रख रहा है, एंड मुस्लिम वर्ल्ड, और मुसलमानों का जो अरब हमारे ममालिक होते हैं, जो मुस्लिम ममालिक होते हैं, उनको भी इसने खुश रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा जो हमारा सवाल है, इवेल्युएट द रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पाकिस्तान, हाउ डज द ट्रांसफॉर्मेशन कंपेयर विद ग्लोबल ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन कंजम्पशन। ये क्या कह रहा है, डिजिटल दौर में मीडिया का जो रोल होता है, ठीक है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पाकिस्तान, हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन कंपेयर विद ग्लोबल ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन कंजम्पशन। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड एक सवाल है। थर्ड हमारा सवाल है, इवेल्युएट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है इसका रोल आपने डिस्कस करना है कि भाई ग्लोबल पावर डायनामिक्स आजकल इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। कभी चाइना आगे आ जाता है, कभी यूएस आगे आ जाता है, तो पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है इस शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स में इसका क्या रोल है, आप इसको डिस्कस करें। दूसरा हमारा सवाल है उर्दू ऐसे का। उर्दू ऐसे भी 250 से लेकर बमुश्किल 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। उर्दू ऐसे हमारा शहूर ज़िंदगी की रोशनी, अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ठीक है। सोशल मीडिया और बढ़ते हुए ज़हनी मसाइल, ये भी बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। आपके उर्दू के सवालात, आपके उर्दू के ऐसे के सवालात, आपके इंग्लिश के ऐसे के सवालात भी आजकल करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो आपने करंट अफेयर्स के साथ टच रहना है। न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, इनको आपने पढ़ना होता है।
एहतिसाब जमहूरियत का अहम तरीन सतून है, ठीक है। ये एहतिसाब से रिलेटेड है कि भाई अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी का एक अहम तरीन इसका एक स्टेप होता है। एहतिसाब जमहूरियत का बेहतरीन एक सतून है। बीपीएससी के ऐसे के सवाल जो होते हैं उर्दू ऐसे के अक्सर व बेशतर इसी नेचर के होते हैं, ठीक है। पार्ट टू हमारा पास है, हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का। इसमें आपने क्या करना होता है, यूजुअली असिस्टेंट का पेपर बहुत ही मुख्तसर होता है। इसमें एक इंग्लिश ऐसे आपने लिखना होता है, एक उर्दू ऐसे लिखना होता है, और पाकिस्तान अफेयर्स के इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। वाई इज़ पाकिस्तान ऑफन डिपेंडेंट ऑन आईएमएफ सपोर्ट। ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान हमेशा आईएमएफ के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है लोन्स के लिए। हाउ कैन पाकिस्तान रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन द आईएमएफ इन द फ्यूचर। कि भाई पाकिस्तान आईएमएफ के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहता है कर्ज़ों के लिए। पाकिस्तान अपने आप को कैसे डेवलप्ड कर सकता है, अपने आप को कैसे ख़ुद मुख्तार बना सकता है। जब आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान का इकोनॉमी, आईएमएफ, ये टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे, ठीक है। वाई एग्रीकल्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी गवर्नमेंट टेक टू सपोर्ट फार्मर्स। ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान के मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एंड व्हाट स्टेप्स शुड द गवर्नमेंट टेक टू सपोर्ट फार्मर्स। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कौन से इकदाम करने चाहिए कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मज़ीद उसमें तरक्की आ जाए। What was the real purpose of independence in 1947 and how can Pakistan move closer to achieving the goal of independence? ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान का जो मेन बुनियादी मकसद, उसका गोल क्या था, और पाकिस्तान आज के इस दौर में अपने उस गोल की जानिब कैसे नज़दीक तर हो सकता है। आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। How do non-state actors affect Pakistan's internal peace and international image? ये कह रहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, रियासत के अंदर रियासतें होते हैं, वो पाकिस्तान के इंटरनल पीस को, पाकिस्तान के अमन व अमान को किस तरीके से मुतासर कर सकते हैं, मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इमेज है उस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। What steps has Pakistan taken to control the activities of non-state actors? अक्सर बेशतर करंट अफेयर्स के सवालात हो या चाहे ऐसे कि करंट अफेयर्स के सवालात हो, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले वो सवाल को बयान करता है, फिर दूसरा जो पार्ट होता है ज़ोर उस पर देता है। अब इसने क्या किया है, व्हाट डू नॉन स्टेट एक्टर्स अफेक्ट पाकिस्तान्स, हाउ डू नॉन स्टेट एक्टर्स अफेक्ट पाकिस्तान इंटरनल पीस एंड इंटरनेशनल इमेज। ये कह रहा है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को, पाकिस्तान के इंटरनल पीस को, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को किस तरीके से मुतासर कर रहे हैं, पहले इस चीज़ को बयान कर रहा है, ठीक है। और फिर जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए कौन कौन से इकदाम किए हैं, अपने उनको भी डिस्कस करना होता है, बयान करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो सवाल का एक हिस्सा होता है ज़ोर उस पर देते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको इग्नोर करते हैं और उसको लिखते नहीं है। जो लास्ट में सवाल का जो लास्ट पार्ट होता है, जब आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे ना, आपने उस पर उसको भी लिखना होता है, उस पर भी आपने लिखना होता है। अगर आप उस हिस्से पर नहीं लिखेंगे आप नतीजतन फेल हो जाएंगे। How has the constitutional journey affected democracy in Pakistan? ये कह रहा है कि जो जमहूरियत का सफ़र है इसने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को किस तरीके से, सॉरी ये जो आइन का सफ़र है, ठीक है, पाकिस्तान में आइन है, जो आइन में पाकिस्तान में हमेशा रद्दो बदल होता है, उसमें अमेंडमेंट्स तरामीम आते रहते हैं, इसने पाकिस्तान में जमहूरियत के सफ़र को किस तरीके से मुतासर किया हुआ है। बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये पेपर इंतहाई आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने बस प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब ये असिस्टेंट का, ठीक है, असिस्टेंट इन द वुमेन डिपार्टमेंट।
अच्छा, ये सेम डिपार्टमेंट का पेपर है, लेकिन ये जुलाई 18 2025 को हुआ था, और ये पेपर जो है ना जुलाई 17 2025 को हुआ था। ठीक है, अब हम इसको एनालाइज करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। पहले की तरह इसमें भी ठीक है, हमेशा असिस्टेंट के पेपर में जो सिलेबस होता है, एक शॉर्ट सा बिल्कुल शॉर्टकट सा सिलेबस होता है। बीपीएससी ने ना ही इसको डिटेल में बयान किया है, वो बस आपसे कह रहा है कि भाई एक इंग्लिश का ऐसे होगा, एक उर्दू का ऐसे होगा, बाकी करंट अफेयर्स के सवालात होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात होंगे। ठीक है, पहला जो सवाल है हमारे पास ऐसे का, इंग्लिश ऐसे का, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट एस्केलेशंस बिटवीन ईरान एंड इसराइल ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, US foreign policy and the potential for a wider Middle Eastern conflict। ये कह रहा है कि भाई जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी, उसका रीजन के ऊपर क्या असर पड़ा है, यूएस पॉलिसी का इसमें क्या रोल है, यूएस पॉलिसी पर इसके ऊपर क्या असर पड़ा है, एंड द पोटेंशियल फॉर अ वाइडर मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट। ये कह आपने इसमें क्या करना है, बेसिकली तीन पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आपने ईरान इसराइल जो कशीदगी हुआ था, आपने क्या करना था कि इसके जो इम्पैक्ट्स, इसके असरात मिडल ईस्ट पर, रीजनल इसके असरात होंगे, आपने इनको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी के जो ईरान इसराइल कशीदगी चल रही थी, यूएस फॉरेन पॉलिसी पर इसका क्या असर पड़ा है, रीजनल असरात इसके क्या है, इन चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। एंड द पोटेंशियल फॉर अ वाइडर मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट, ये इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट में एक मज़ीद बड़ी तबाही भी फैल सकती है, आपने इस चीज़ को भी डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के तीन कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, analyze the cause and consequences of Pakistan's internal debt crisis। आपने पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल डेब्ट्स है, ठीक है, जो पाकिस्तान ने अपने बैंकों से लिए हुए हैं, जैसे कि एलाइड बैंक, यूबीएल, अभी बैंक, इनको डिस्कस करना है। अच्छा, सॉरी, इसमें ये एक्सटर्नल है, इसके इंटरनल डेब्ट्स नहीं है। ठीक है, एनालाइज द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस। पाकिस्तान ने जितने भी कर्जे लिए हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, आपने पाकिस्तानी कर्जे क्यों लिए हैं, इसके काजेज़ इनको बयान करना है, इनके नताइज, पाकिस्तान ने जो इतने कर्जे लिए हैं, ठीक है, इन फ्यूचर इसके क्या नताइज बरामद होंगे, उनको और काजेज़ को आपने इसमें डिस्कस करना है। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया पहला पार्ट। हाउ डू ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू और मिटिगेट द प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका जो इनकी पॉलिसी के असरात है, ठीक है, how do global financial institutions and economic policies contribute to or mitigate the problem। ये कह रहा है कि जो आलमी बैंक होते हैं, ये इकोनॉमिक क्राइसिस पर इनके क्या असरात होते हैं, इनका इसमें क्या रोल है। ये जो आलमी बैंक होते हैं, ये कह रहा है कि जो क्राइसिस होता है, ठीक है, मईशत का जो बहरान होता है, उसको मज़ीद ये आवा देते हैं या इसको कम करते हैं, आपने इस चीज़ को इसमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स है इसके। और ये कह रहा है कि एनालाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन रूरल पाकिस्तान, what social and structural reforms are required to ensure gender equality। आपने क्या करना है इस सवाल में कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान के, जो देही इलाके होते हैं, इनमें वुमेन्स एजुकेशन का सूरत हाल क्या है। ठीक है, औरतों की तालीम का क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के देही इलाकों में। सबसे पहले आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, इस चीज़ को बयान करना है कि भाई पाकिस्तान में
औरतों की तालीम का जो सूरत हाल है वो ये है। What social and structural reforms are required to ensure gender equality? अब ये पहला पार्ट हुआ हमारे सवाल का। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि व्हाट सोशल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर जेंडर इक्वलिटी। क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए जो कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वलिटी को बेहतर बनाएंगे। इसको भी आपने डिस्कस करना है। और हमारा जो उर्दू ऐसे है, ये कह रहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का एक ऐसे है, आपने इसको डिस्कस करना है कि हाँ भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये वो मतलब सारे चीज़ें इसमें आपने डिस्कस करने होते हैं जब आपने बुक्स पढ़े होंगे। ये भी एक आसान सवाल है। आलमी अमन के लिए बैनुल अक़वामी तंजीमों का किरदार। इस सवाल में आपने क्या करना है, जो यूएन है, जो सलामती काउंसिल है, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा, इसका क्या रोल है, बैनुल अक़वामी तंजीमों का क्या किरदार है दुनिया में अमन के लिए। खैर ये तो आप सब जानते हैं कि जो आलमी अमन की तंजीमें हैं ये तो सब सारे सो कॉल्ड है। पर खैर एग्ज़ामिनर पूछ रहा है हमसे तो हमने एक फार्मेलिटी जो होता है उसको पूरा करना होता है। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को दरपेश मसाइल और इनकाल। पाकिस्तान का जो एजुकेशन है, पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम है, इसमें क्या क्या ख़ामियाँ हैं, इसमें क्या क्या मसाइल इसको दरपेश है, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको बयान करना होता है। पाकिस्तान अफेयर्स का जो पोर्शन है वो है हमारे पास, व्हाट कॉज द राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट टुडे। देखिए ये जो है ना एक तरीके से प्री पार्टीशन का सवाल है, लेकिन जो इसका जो दूसरा हिस्सा है ये वो करंट अफेयर्स में आ जाता है। व्हाट काज अब ये गलत है, ठीक है। व्हाट काजेज द राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इस तरीके से छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं पेपर्स में अक्सर। व्हाट काजेज द राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट टुडे। जो मुसलमान का अरूज व ज़वाल था सब कॉन्टिनेंट में, बर-ए-सग़ीर में, उसके क्या वजूहात थी और आज के दौर में 2026 में हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ को बयान करना है इसमें। व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने इसको डिस्कस करना है। ये जो पाकिस्तान अफेयर्स का सेक्शन है इसमें आजकल 2026 में अक्सर व बेशतर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले बीपीएससी क्या करता था कि प्री पार्टीशन को बहुत टच करता था, ठीक है। प्री पार्टीशन से बहुत सारे सवाल आते थे अक्सर व बेशतर, जो 2020, 19, 21 में अक्सर व बेशतर प्री पार्टीशन के सवाल आते थे। आजकल पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन में ऐसे सवाल आ रहे हैं जो एट द सेम टाइम पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड भी है और करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, ठीक है। आपने क्या करना है कि करंट अफेयर्स को ज़्यादा उसको टच करना है। और प्री पार्टीशन के लिए एक अच्छा सा बुक है इकराम रब्बानी का, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी। ये बेहतरीन बुक है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। What are the main problems of education system of Pakistan and how can they be improved? ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ कैन दे बी इम्प्रूव, वो किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद आपने जो है ना तजावीज़ देने हैं। पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन देयर मैनेजमेंट, डिस्कस। ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के पास बहुत सारे ज़खायर मौजूद है लेकिन पाकिस्तान उनको मैनेज नहीं कर पाता, उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाता। आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि कौन कौन से वजूहत है इस चीज़ के। व्हाट रोल डज पाकिस्तान प्ले इन द मुस्लिम वर्ल्ड थ्रू इट्स फॉरेन पॉलिसी। ये कह रहा है कि पाकिस्तान भाई अपने फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए मुस्लिम दुनिया में किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकता है, इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है। और ये 2000 नवंबर 16 2024 का पेपर है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में जो असिस्टेंट के पोस्ट्स आए हुए थे ये उनका पेपर है।
पहला जो हमारा सवाल है वो ऐसे का है, इस्लामोफोबिया काजेज इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो इस्लामी फ़ोबिया है इसके आपने काजेज बताने के क्या क्या वजूहत है, इसके इसके इफ़ेक्ट्स क्या है और इसके नताज क्या होंगे। एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। ये पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, सबसे पहले आपने उनका जो पास्ट है उनका आपने ज़िक्र करना है कि पास्ट में पाकिस्तान के ऐसे ऐसे मसाइल थे, ये मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के टुडे। फिर आपने क्या करना है, टुडे में आपने प्रेजेंट जो दौर है, आजकल का जो दौर है आपने उसको डिस्कस करना है। एंड टुमारो, टुमारो में आपने फ्यूचर के बारे में बताने हैं कि भाई पाकिस्तान ने अगर ये स्टेप्स ना लिए, पाकिस्तान ने अगर इस तरीके से ना किया तो फ्यूचर में इसके नताइज ख़राब हो जाएंगे। जो वाटर क्राइसिस है, जो एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान ने अगर अपने माजी के जो है ना गलतियों से नहीं सीखा तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान को नुकसानी का सामना करना पड़ सकता है। जो थर्ड हमारा ऐसे है वो है अनएथिकल यूज़ ऑफ एआई टूल्स इन एजुकेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये कह रहा है कि भाई एआई टूल्स का एजुकेशन सेक्टर में गलत इस्तेमाल और उसके नताइज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नकल करते हैं चैट जीपीटी वगैरह से, सवालात में जो चीटिंग करते हैं। फिर आपने क्या करना है, उसके नताइज बयान करने हैं कि भाई एआई का जो एजुकेशन में गलत इस्तेमाल है इसके नताइज क्या हो सकते हैं। उर्दू ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया फ़वाइद और नुकसानात। सोशल मीडिया भाई इसके फ़वाइद और नुकसानात आपने बयान करने होते हैं। बीपीएससी के जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं इंतहाई आसान होते हैं, कभी कभार ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, कभी कभार इसमें प्रोवर्बियल एसेज होते हैं। इसमें हमें प्रोवर्बियल एसेज देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन बीपीएससी के एसेज अक्सर बेशतर इसी टाइप के प्रोवर्बियल एसेज भी होते हैं। ठीक है, आपने उनको भी टच करना है, जैसे कि यंग हैबिट्स डाई हार्ड वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया फ़वाइद और नुकसानात। सोशल मीडिया के अपने नुकसानात और फ़वाइद बयान करने हैं। आबादी का मसला, असरात और पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके क्या क्या असरात होंगे, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मईशत पर, पाकिस्तान के ऊपर, और इसका हल क्या है। इस्लाम में इल्म की फ़जीलत, आपने इस्लाम में जो इल्म का मकाम है उसको बयान करना है। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश ऐसे दो ही इसके क्वेश्चंस होते हैं, एक उर्दू का आपने ऐसे हल करना है, एक इंग्लिश का, ऐसे दोनों 20 नंबर के सवाल आते हैं। अगर आपने अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर लिया इंतहाई स्कोरिंग है ये। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स के 10 नंबर के सवाल। ठीक है, What were the contribution of key leaders such as Allama Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to the Pakistan movement? ये प्री पार्टीशन का सवाल है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म ने क्या किरदार अदा किया था पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में। What steps can Pakistan take to improve its law enforcement agencies and strengthen internal security? ये कह रहा है कि पाकिस्तान कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है कि अपने इन्फोर्समेंट इदारे जो होते हैं, इनके सिक्योरिटी इदारे, उनको कैसे पाकिस्तान इम्प्रूव कर सकता है, पाकिस्तान अपने इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बना सकता है। What are the primary obstacles to good governance, transparency and anti-corruption efforts in Pakistan? ये कह रहा है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को दूर करने के राह में कौन कौन से रुकावटें आयल है, कौन कौन से वो मसाइल है जो करप्शन को ख़त्म करने नहीं देते, गुड गवर्नेंस के क़याम में मुश्किल है, वो रुकावट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। हाउ डज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफेक्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग? ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की तरक्की में कैसे एक रुकावट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में चल रहा है, कोई भी एक हुकूमत आता है, ठीक है, बमुश्किल 2 साल वो हुकूमत कर जाता है, फिर अपोजिशन आता है कि भाई हमें हुकूमत करने दे वगैरह वगैरह। What impacts have recent political transitions, new elections, leadership changes had on Pakistan's? ये वाजे नहीं है, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं।
ये नवंबर 16 2024 का पेपर है, इवनिंग का है, ठीक है। पेपर और डिपार्टमेंट सेम ही है, लेकिन ये इवनिंग सेशन का है। इसके इसका जो ऐसे का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ये कह रहा है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्रिएटिविटी की तख्लीक की जो है ना मौत है। आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऐसे के सवाल बीपीएससी के अक्सर व बेशतर करंट अफेयर्स से आते हैं। देखिए आप, इसमें सारे करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। पाकिस्तान रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन देयर मैनेजमेंट, ये सीएसएस के ऐसे में भी एक सवाल आया हुआ था, बिल्कुल यही सवाल है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का असर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, ये कह रहा कि जो टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, एआई का ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर क्या असर पड़ रहा है, इसको आपने डिस्कस करना है। खुद एतमादी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, इसको आपने डिस्कस करना है कि कामयाबी पर इसके क्या क्या असरात है, ठीक है। खुद एतमादी कैसे किसी को कामयाब बना सकती है। बच्चों की तरबियत, वालिदैन की ज़िम्मेदारी, ये भी एक टॉपिक है। बेसिकली बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। जब आपका रीडिंग अच्छा है तो आप इनको हल कर सकते हैं आसानी से। पाकिस्तान अफेयर के सवालत है हमारे पास। व्हाट वाज द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द पाकिस्तान मूवमेंट, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के आज़ादी की तहरीक में क्या किरदार रहा है, आपने इसको डिस्कस करना है। हाउ डज द ऑनगोइंग इशू ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म कंटिन्यू टू इम्पैक्ट पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। ये कह रहा है कि जो टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़म का, शिद्दत पसंदी का जो लहर चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इनको आपने डिस्कस करना है। व्हाट स्ट्रेटजीज शुड पाकिस्तान अडॉप्ट टू एड्रेस इश्यूज लाइक पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन में अक्सर बेशतर करंट अफेयर्स के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब इनको तैयार कैसे करना है, ठीक है। लेक्चर हमारा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है आप इसको ज़रूर गौर से आप इसको सुन लीजिएगा। ये इंतहाई कारआमद होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। आपके जितने भी मुश्किलात हैं उनका हल इस लेक्चर में मौजूद है। अब बीपीएससी क्या करता है, चाहे वो बीपीएससी का असिस्टेंट का इम्तिहान हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो बीपीएससी का, आपने क्या करना है कि कुछ मेजर डोमेन्स होते हैं, कुछ थीम्स होते हैं, कुछ एरियाज़ होता है, आपने उनको पढ़ना है। जब आप उनको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका तैयारी वो बेहतरीन हो जाएगा। अब कुछ थीम्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स का हमने एनालिसिस भी किया हुआ है। कुछ ये थीम्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं, कुछ डोमेन्स हैं जिनमें से अक्सर व बेशतर सवाल आ जाते हैं। एजुकेशन का जो थीम है इसमें भी सवाल आते हैं, ठीक है। बीपीएससी अक्सर व बेशतर जो एजुकेशन वाला ये थीम है इसको भी फॉलो करता है, इसमें से टॉपिक्स उठाकर दे देता है जब आप एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थीम है आपका एजुकेशन, आप सबसे पहले एजुकेशन पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशन का पाकिस्तान में एजुकेशन की क्या सूरत हाल है इसको पढ़ेंगे। एजुकेशन इन बलूचिस्तान आप इसको पढ़ेंगे। वुमेन एजुकेशन इसको पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स एजुकेशन की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से मसाइल हैं इनको अपने तैयार करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, एक सवाल है एजुकेशन का। एजुकेशन इन बलूचिस्तान, एक्सेस, क्वालिटी, रूरल चैलेंजेस, इसको भी आप तैयार करें। वुमेन्स एजुकेशन एंड जेंडर गैप्स, टीचर ट्रेनिंग एंड करिकुलम इश्यूज, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी मेजर्स, ethics in education, impact and misuse of technology and artificial intelligence in education। बीपीएससी के इम्तिहान के लिए क्या करना है, आपने कुछ थीम्स है जैसे कि एजुकेशन हुआ, सोशल इश्यूज, सोसाइटल चेंज, ये थीम है हमारे पास। एथिकल मोरल वैल्यूज़, इस ये थीम है हमारे पास। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी
एक थीम है, फिर आगे चलकर इसमें हमारे पास सब इसके टॉपिक्स है। ठीक है, इस थीम से रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक्स है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये थीम है। इसमें से भी अक्सर व बेशतर सवाल आ जाते हैं, जैसे कि गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि पाकिस्तान में जो करप्शन चल रहा है इसके क्या असरात है, वीक इंस्टीट्यूशंस एंड रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ, रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। ठीक है, और करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। बीपीएससी अक्सर बेशतर इस डोमेन से सवालात उठाकर आप लोगों को दे देता है। विदाउट करंट अवेयरनेस सक्सेस इज़ डिफ़िकल्ट। जब आपके पास करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जब आपको ये नहीं मालूम कि दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो चाहे वो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको पास नहीं कर पाएंगे। जितने भी रिसेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे, न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डोमेन है, ठीक है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सर्कल है, इसमें आजकल क्या क्या चल रहा है, आपने इनको पढ़ना है। रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल दुनिया में क्या क्या चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि वेनेजुएला और यूएस का टेंशन चल रहा है, इसराइल हमास का टेंशन चल रहा है, ईरान इसराइल का टेंशन चल रहा है, ठीक है, मुत्तहदा अरब इमारात सऊदी अरब का टेंशन चल रहा है, और बहुत सारे कनाडा और यूएसए का टेंशन चल रहा है। जितने भी रीजनल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपने उनका मुताला करना है। दुनिया में आजकल क्या चल रहा है इनका आपने मुताला करना है। पाकिस्तान के क्या क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक मसाइल क्या है, पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या है, जैसे कि करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, ये सारे जो है ना करंट अफेयर्स के सवाल आता है। करंट अफेयर्स का जो थीम है वो इम्पोर्टेंट होता है, आपने इसको तैयार करना है। और हाल में ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, आपने इसको भी पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी एक थीम है, इसमें से भी सवाल आते हैं। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी आपने इसको पढ़ना है। रोल ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड में क्या रोल है, इसको पढ़ना है। रिलेशंस विद नाइबरिंग कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात है, इंडिया का चाइना का पाकिस्तान के क्या क्या ताल्लुकात हैं, इनको आपने पढ़ना है। आइडियोलॉजी, हिस्ट्री, पाकिस्तान मूवमेंट, ये भी एक थीम है बीपीएससी, इसमें से भी सवाल दे देता है। आजकल पास्ट ट्रेंड नाउ रेयरली टच्ड, आजकल बहुत कम सवाल इस डोमेन से आते हैं, जैसे कि नज़रिया पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, रोल ऑफ कायद आज़म, 40 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म, कंट्रीब्यूशंस ऑफ अल्लामा इकबाल, वगैरह वगैरह। इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस, इस थीम से भी सवाल आ जाते हैं हमारे पास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थीम है हमारे पास, इस एरिया से भी सवाल आ जाते हैं हमारे पास। बेसिकली आपने क्या करना है, ये थीम्स हैं हमारे पास, इनका मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए एक तरतीब दिया है। इंशाल्लाह एक और लिस्ट भी बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि आपने इन थीम्स को, इन एरियाज़ को आपने पढ़ना है। जब आप एक थीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर चाहे कोई भी पेपर हो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आ जाएगा, आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थीम्स जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है उसको डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ किस तरीके से लिखा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।